नमस्कार, मैं अजहर, आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जाने माने समाजसेवी पप्पू कुरैशी। हम उनसे जानते हैं कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आखिर ऐसा क्या है जो महेश जोशी से और इनकी आपस में बन नहीं रही, क्योंकि महेश जोशी को जिताने में इनकी भी एक अहम भूमिका रही है। तो हम इनसे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर क्या मतलब है और क्या मकसद है जो महेश जोशी का इतना विरोध कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें बताइए कि आपकी और महेश जोशी की जब शुरुआत थी काफ़ी अच्छी साठगांठ थी और अच्छी पहल थी और जनता के काम भी अच्छे होते थे। ऐसा बीच में क्या हुआ जिसके कारण आप लोगों के बीच में इतना मतभेद हो गया? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बात का बता दूं कि जनता के काम शुरू से हुए ही नहीं। दूसरी बात यह है कि महेश जी 98 में चुनाव लड़े थे। उस टाइम मेरी एज थी 20-21 साल और मैंने उनको, मेरी इतनी पकड़ या इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके साथ था मैं। उसके बाद 2003 में वो चुनाव हारे, तब भी मैंने उनका 90 फुट रोड भट्टा बस्ती में वहाँ बुला करके सिक्कों से तोला था और फुल तन मन धन से साथ दिया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी के भाग जो है ना, ये किशनपोल एरिया अलग हो गया, मतलब एक जो कहते हैं ना समीकरण अलग अलग हो गए वो। तो हमारा जो क्षेत्र था भट्टा बस्ती क्षेत्र, वो किशनपोल से हटकर हवा महल में चला गया। हवा महल में चला गया तो महेश जोशी की कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई, किशनपोल हो गई। तो हमारे में थोड़ी सी दूरियां रही कि भाई वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हो गए, हम अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हो गए। उसके बाद सांसद में जाहिर सी बात है पूरे जयपुर का आता है, तो हमारा भी एरिया था। सांसद में 2009 में भी उनका मैं फिर साथ था। लेकिन अभी जो विधानसभा उन्होंने फाइट किया, तब खुद मेरा चुनाव लड़ने का पूरा मानस था, इरादा था। मैंने पर्चा भी भरा था और समाज के लोगों ने मुझे समझाया, मदरसे में मीटिंग ली और कहा कि भाई हालात ख़राब हैं और सीट ख़राब हो जाएगी, आप 10,000, 5,000, 8,000 जो भी मतलब वोट लोगे वो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, और एक ये भी मेरे दिमाग में पोजीशन थी कि भाई अगर मैं इनकी बात को नकारूंगा तो फिर मेरे साथ कौन रहेगा, क्योंकि जब कॉलोनी के ही जिम्मेदार लोगों के मैं खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा तो फिर मेरे साथ कौन रहेगा। तो इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको समर्थन दिया था। और उनके जो वादे थे वो ये थे कि मैं जनहित के लिए हमेशा पहले की तरह आप लोगों को जो नाराज़गी है वो नाराज़गी महसूस नहीं होने दूंगा। आपको जो काम बताओगे उनके लिए कभी पहले की तरह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं कंटिन्यू आप लोगों के से डोर टू डोर संपर्क रखूँगा। और हमने यही विश्वास जताया कि उनके साथ तन मन धन से लगे और मालिक ने उनको जीत दी। वो उनका मुकद्दर है, ठीक है। लेकिन बाद में जीतने के बाद उनका रवैया धीरे धीरे चेंज हुआ। उसका पहली बार पता लगा लॉकडाउन में। पहला जब लॉकडाउन लगा तब एक विचलता सी हुई मन में, विचलिता सी जब मन में हुई कि करीब 15-20 दिन गुजर चुके थे। हमने कॉलोनी वासियों ने और जो भी हैसियतमंद लोग हैं अपने अपने स्तर पर क्षेत्र में, क्योंकि भट्टा बस्ती 50-60 हज़ार की आबादी और कच्ची बस्ती का सबसे बड़ा एरिया आता है भट्टा बस्ती में, गरीब तबके का लोग हैं। तो उस टाइम 15-20 दिन तो लगातार कंटिन्यू वहाँ के जो भी हैसियतमंद लोग थे, मैं ही नहीं बहुत सारे जो लोग थे, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ इसमें, सब ने अपने अपने स्तर पर अपने किराएदारों की, अपने पड़ोसियों की कच्ची बस्ती में मदद की। लेकिन भाई साहब महेश जोशी जी की तरफ से कोई ऐसा कॉल फ़ोन या कुछ नहीं आया कि भाई तुम्हारे वहाँ क्या हाल है, क्या परेशानी है और मैं क्या मदद कर सकता हूँ। हमने ही उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने 2-4 दिन टाल के रखा। फिर उन्होंने कहीं से कोई ट्रक उतरवाया इंदिरा गांधी भवन में कट्टों का राशन, आटा 5 किलो वाला पैकेट, 5 किलो वाला पैकेट। अचार और पैकेट दोनों थे? नहीं, अचार तो वो अलग था, वो बाद में है। उस टाइम 5 किलो का कट्टा था सिर्फ। तो उस टाइम ये तय हुआ, महेश जोशी ने बुला के मीटिंग ली सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कि भाई आप लोगों के वहाँ जो है ये 4 लोग 5 लोग मिलके इसको सब मिलके अपने अपने एरिया में तकसीम करवा दो और पहले लिस्ट बना लो। हमारे तय हुआ लिस्ट बना के अपन बांटेंगे, जिसमें रजाक भाटी साहब थे और अयूब भाई गोरी थे और रशीद भाई आर के और मैं, तो यूँ करके 4-5 आदमियों को जिम्मेदारी दी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उससे पहले हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही, जबकि पहले वहाँ जाके रणनीति बना के लिस्ट विस्ट बनाना था, लेकिन वहाँ
इन लोगों ने एक षड्यंत्र नुमा उसका गेट खोल के, और क्योंकि आगे चुनाव आने थे निकाया, तो अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए पहले ही बांटना शुरू कर दिया, जिसका मैंने विरोध किया। मुझे बुरा लगा कि ये गलत है, और वहीं से बिगाड़ शुरू हुआ। और फिर वहाँ पर लूटमारी मची और स्थानीय थाने ने आकर जो है भीड़ को काबू में किया। लाठीचार्ज भी हुआ, 1-2 के हाथ भी फ्रैक्चर हुए लेडीज़ों के, और वापस से उस राशन में ताला लगाया। और फिर भी वो लोग नहीं माने। उन्होंने रात में, उसी दिन रात में करीब 12-1 बजे वापस ताला खोला और वहाँ से राशन उठाया बिगर अनुमति, क्योंकि अनुमति मेरी भी होनी चाहिए थी। हम जब 4 आदमियों को जिम्मेदार बना दिया, और अगर मुझे इस चीज़ की इतला ही नहीं है कि वहाँ रात में 1 बजे ताला खोला जा रहा है और टैक्सियों में लेके जाया जा रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता के साथ ये विश्वासघात था। मैंने उसका विरोध किया। पहला विरोध होता है मेरा। उस टाइम माननीय महेश जोशी जी ने अपने आप को या अपने आदमियों को बचाने के लिए मीडिया से कहा कि भाई मैंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो कार्यकर्ता हैं उन्हों के घर भेजने के लिए ये मैंने कहा था। तो वहाँ मेरा सबसे पहले महेश जोशी के खिलाफ एक ऑब्जेक्शन मन में पैदा हुआ कि यार ये गलत है। उनको डांटने की बजाय आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा? जनता के साथ तो अत्याचार है। यहाँ से शुरू बिगाड़ हुआ। खैर बहरहाल फिर उन्होंने अपने स्तर पर हमें 200 कट्टे मुझे भेज दिए, 200 उसको भेज दिया, 4 साथ भेज दिया, फिर 10-5 दिन बाद फिर 200 कट्टे भेज दिए। ऊँट के मुँह में जैसे एक जीरा होता है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि उस वक्त लॉकडाउन में बहुत से लोग ऑक्सीजन की वजह से मरे, लेकिन महेश जोशी जी से हमने लगातार संपर्क किया। ऑक्सीजन का उन्होंने कोई हमें मुहैया नहीं कराया, ना कोई स्वास्थ्य, ना कोई मेडिकल, जैसी कोविड में जो ज़रूरत थी लोगों को, उन्होंने कोई, मतलब उस पहले लॉकडाउन में तो महेश जोशी जी भट्टा बस्ती में आकर ही नहीं खड़े हुए। यहाँ तक कि किसी की मौत मैयत की खबर सुन के भी पूछना तक उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। यहाँ से हमारा बिगाड़ शुरू होता है। उसके बाद लगातार जनहित के काम, स्कूल लेके, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ, क्लिनिक हुई, डिस्पेंसरी हुई, तो एक उनकी जो भावना थी ना वो ये थी इनडायरेक्ट कि भाई और लोग जो हैं उस तरीके से आप रहो, आप अपना काम जो है वो करो, अपना काम बताओ, आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। मतलब एक सीमा रखना चाहते थे वो कि भाई तुम्हारा पर्सनल क्या काम है, थाने का, निगम का, कुछ भी मुझे बताओ, मैं करूँगा। और करते थे, मैं मना नहीं कर रहा, करते थे। और आज मैं उनके साथ तो आज भी करते। हो सकता है मैं अगर कोई गलत काम भी करता तो भी मेरी मदद करते हो सकता है। लेकिन मेरा दुख ये था कि मैंने आपको लोगों से विश्वास दिला करके कि लगातार 5 साल जो हमारे काम पेंडिंग हैं, हमारे जो कॉलोनी, डिस्पेंसरी, डाकघर या बैंक जैसी सुविधा या स्कॉलरशिप बच्चों की, इन सब पे हम काम लेंगे, लेकिन उन कामों पे वो हमेशा इग्नोर करते रहे। मैंने चिट्ठी पत्री भी दी हुई है, कई कामों के लिए आज तक नहीं हुए, और कुछ काम हो रहे हैं इन 2 साल 1.5 साल में, तो वो पार्षद अपने स्तर पर संघर्ष करके करवा रहे हैं। एमएलए कोटे से कोई काम नहीं हो रहा, ना हुआ। यही मेरी नाराज़गी की वजह, इसके सिवा कुछ नहीं। भट्टा बस्ती कब्रिस्तान का जो मैटर है, जैसा कि आपका वीडियो वायरल हुआ था और उसमें आपने जो रोड दिखाया था और बस्ती वालों से जो आपने बात की थी, क्या मैटर है? वो जो रोड बना था वो कैसे बना था और कब बना था, क्यों बना था? और जो बाउंड्री वाल है उसकी जो पूरी कहानी है वो क्या है? क्या गुमराह किया जा रहा था वहाँ पे लोगों को कि जो बाउंड्री वाल स्टैम्प हो रही है, या जिस तरह से आप लोगों ने उनको एप्लीकेशन दी थी वो एप्लीकेशन किस हिसाब से दी थी और बाउंड्री वाल किस हिसाब से हो रही है? एप्लीकेशन किस चीज़ की? जो भी कब्रिस्तान की आपने बाउंड्री वाल की एप्लीकेशन दी है, तो वो आपने अपने हिसाब से बना के दी थी या वो इसमें कुछ उलटफेर कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले मैं एप्लीकेशन की बता देता हूं। हमने कब्रिस्तान की एप्लीकेशन हमेशा दी है कि कब्रिस्तान में 25 साल पहले डंडा हुआ था, जिसमें से उस वक्त एक एरिया छूट गया था, चांदमारी एरिया, और उस एरिया में अपने ये वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। अच्छा। और वहाँ जो ये जानवर होते हैं, बच्चीनावर, सुअर, वहाँ से ही आते हैं, वो आज तक बंद नहीं हुआ कब्र में। और वो जो पहले डंडा हुआ था, करीब 2-3 जगह से बड़ा बड़ा डंडा टूट गया। तो हमने जब भी चिट्ठी दी है ये कह करके दी है कि ये डंडा अगर बन जाता है तो जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गाय नहीं आएंगे और कब्रों की बेद भी नहीं होगी, ये करके दिया था। और जो आप पूछ रहे हो ये डंडा क्या हो रहा है, रोड क्या है, तो मैं आपको बताऊं जानकारी। ये कब्रिस्तान के डंडा पहले पुराना हुआ पड़ा है, उसके बरोबर में रोड दिया है। ये पहले रास्ता था टेम्परेली क्या था कि जो पीछे बस्ती है उसमें रोड उधर से है, न्यू संजय नगर से, मतलब करीब आधी-पौन किलोमीटर दूर से। तो जो इधर वाले हैं कब्रिस्तान के टच वाले, उसको उनको उधर से आना पड़ता था।
तो गाड़ी घोड़े वाले तो उधर से आते थे, इधर से पैदल की लीक थी, ऊँट लड्डा वगैरह निकल जाए कब्रस्तान के चरपेटे में से, ठीक है। और कब्रस्तान के डंडे के अंदर थी वो लीक, कब्रस्तान के अंदर। अब इन्होंने क्या करा, उस रास्ते को बिगर वक्फ बोर्ड की अनुमति के रोड डलवा दिया। 2 महीने 4 महीने 5 महीने पहले रोड डलवा दिया, ठीक है। उस पर कुछ लोगों का ये कहना था कि यार ये रोड गलत डला है कब्रस्तान की जगह। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये भी कहना था कुछ लोगों का कि कोई बात नहीं है तो कब्रस्तान में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, नाम तो पिछली बार जो अभी महेश जी आए 15 दिन पहले, उसमें नाम इन्होंने दिया कब्रस्तान के विकास का, कब्रस्तान के विकास का। हमें भी ऐसा लगा, हमें भी पता नहीं था कि ये डंडा दूसरा हो रहा है। हमने भी सोचा वो जो चांदमारी में और जो डंडे टूटे हुए हैं पुराने, उनको बनाने ही आए हैं। हमने उसका विरोध भी नहीं किया उस वक्त, क्योंकि हमें पता नहीं था सारी कहानी। और इन्होंने क्या करा कि वो जो रोड जो डाला था, उस रोड को कब्रस्तान से बाहर दिखाने के लिए, यानी कि पहले डंडा कब्रस्तान का, फिर रोड के बाद डंडा, यानी कि कब्रस्तान से बाहर रोड को करने के लिए वो डंडा किया जा रहा है। अगर वो 40 लाख रुपए का डंडा जहाँ से बज्जी नावर कुत्ते बिल्ली घुस रहे हैं वहाँ अगर लगता तो यकीन मानो मैं महेश जोशी जी के माला डालता, उनका स्वागत करता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हाल ही में जो आगे पीछे बस्ती है जो मैं बता रहा हूँ, उसके आगे 10-15 हज़ार गज जगह है जहाँ बच्चे खेलते कूदते थे, मैदान था। अभी 4-6-8 महीने के अंदर अंदर 500-500 1-1 हज़ार गज जमीन इनके स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने और मोटे दामों में उसको बेची है। और कुछ ज़मीन बच रही है, उसको मोटे दाम में रीसेल करने के लिए ये रोड चला करके डाला गया ताकि रोड परमानेंट हो जाए, जो अस्थायी रास्ता था। तो अब ये जो पता पड़ा मेरे को कि यार ये डंडा तो ये हो रहा था, तो मैंने फिर बाद में जो मेरा इंटरव्यू चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैंने इसका विरोध किया। और फिर मैंने इसकी RTI लगाई, वक्फ बोर्ड में जाके मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी तरफ से कोई रोड की या डंडे की परमिशन नहीं है। हमने सिर्फ एक परमिशन दी है पानी की टंकी के लिए, और वो परमिशन भी मैं आपको बता दूं पिछले 3 साल से उस परमिशन के लिए मैं लग रहा था। और वो 50,000 की इस आबादी वाले क्षेत्र में पानी की कमी होने की वजह से टंकी बन रही थी पानी की, जिसमें महेश जी ने ये कहा कि नगर वक्फ बोर्ड से परमिशन हो जाएगी तब टंकी बनेगी। परमिशन हो जाती है 30 बाई 30 की जगह 15 बाई 15 की। जयन कहता है भाई हमें तो पूरी 30 बाई 30 की चाहिए। मैं माननीय महेश जोशी से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब, वक्फ बोर्ड भी आपका है, निगम भी आपका है, आप क्षेत्रीय MLA हो, आप एक्शन से ये कह दो कि भाई इसको 30 बाई 30 बोर्ड की मीटिंग जब बैठेगी वक्फ बोर्ड उसकी वक्फ की, उसमें हम करा देंगे। खानू खान जी ने भी बोल दिया था फ़ोन करके, आप इसको बना दो। लेकिन भाई साहब बोले नहीं, 10-5 दिन की बात है, विधिक कार्रवाई विधिक होती है। नैतिकता वाली बात उन्होंने कही, मुझे अच्छी लगी। उसमें भी साल भर और ख़राब हो गए। उसके बाद पानी की उस परमिशन मार्च 2022 में हुई, अनुमति जो मेरे मोबाइल में है 2022 में ही। उसके बाद टेंडर होने के बाद, क्योंकि वो टेंडर शायद 6 या 8 करोड़ रुपए का टेंडर है, और वो महेश जोशी जी की लापरवाही की वजह से टेंडर फिर खारिज हो गया। अब बात ये आती है कि एक तरफ तो आप रोड और दीवार बिगर वक्फ बोर्ड की अनुमति के कर देते हो, जिससे मात्र 10, 20, 50 या 100 लोगों को लाभ पहुंचेगा, और एक तरफ जो 50,000 लोगों को प्रभावित करती पानी की टंकी, उसके लिए आपने 3 साल 4 साल ये कहकर ख़राब कर दिए कि वक्फ बोर्ड से परमिशन चाहिए। तो फिर मैं अगर इन चीज़ों पे अगर आवाज़ उठाता हूँ तो मेरा कोई व्यक्तिगत महेश जी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। अभी बीच में आपने एक वीडियो और डाला था जिसमें कुछ कब्जे की ज़मीन आप दिखा रहे थे कि वहाँ पे कब्जा हो रहा है, और उसका नहीं, उसके अलावा भी आपने एक डाला था। अभी आपने पीछे का बताया है, आप मेन डॉट के वहाँ की बता रहे थे कि कोई कब्जे की ज़मीन है, उस पर कब्जा हो रहा है। तो वो क्या मैटर था? हाँ, मंदिर की वो ये था, मैं बताऊँ आपको, अपने थाने वाला जो रोड है भट्टा बस्ती का, उस रोड पे कार्यालय है हमारे छोटे भाई का, पार्षद का, वार्ड नंबर 15 का। उसके 100 मीटर पीछे वार्ड नंबर 7 लग जाता है। उसमें पहले कोई 50 साल 40 साल पहले का कोई मंदिर था, क्योंकि वहाँ आसपास में स्थानीय जो है हिंदू भाई कम हो गए, 2, 5, 7 घर हैं। तो वहाँ इन्होंने कोई 10-12 फुट का डंडा कर लिया था, स्थानीय पार्षद जो 7 के वो और कुछ महेश जी के और लोगों ने मिल करके। तो मैं कलेक्ट्री में था, मेरे कने एक फ़ोन आया पत्रकार का, पप्पू कुरैशी जी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोला सर हमारे कने एक कंप्लेंट आई है कि आपके भाई मंदिर की जगह पे कब्जा कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरे वार्ड में मंदिर तो 4 सेक्टर में है। बोला नहीं, भट्टा बस थाने वाले रोड पे पार्षद कार्यालय के पीछे। मैंने कहा साहब वो तो वार्ड 7 में है, और आप मुझे 10 मिनट दो, मैं जाके, क्योंकि मुझे फिक्र हुई, घबराहट हुई एकदम।
क्योंकि मंदिर का जहाँ मसला आ गया तो एक समुदाय, तो मैं वहाँ मौके पे गया तो वहाँ मिस्त्री बेलदार हाथ पैर धो रहे थे, 5 बज रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो डंडा हुआ है ये किसने कराया? बोला पार्षद ने। मैंने कहा आप सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी ठेकेदार के आदमी हो? बोला नहीं प्राइवेट है। तो मैंने कहा प्राइवेट वो कैसे करा रहा है, उस जेब से? कि हाँ। मैंने कहा आप ये काम कल से मत करना, ये अनऑथराइज है। फिर मैंने पार्षद को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप ये काम जो करा रहे हो ये क्या है? उन्होंने कहा ये हाजिर का बन रहा है। मैंने कहा इसके कोई टेंडर या निविदा या कुछ है क्या आपके पास, ऑर्डर वगैरह? बोला पप्पू ये ऑर्डर बाद में हो जाएंगे, अभी तो मैं जेब से बनवा रहा हूँ। मैंने कहा ये गलत बात है और मेरे कहने पत्रकारों के फ़ोन आए हैं और ये मसला मंदिर की इसको बताई गई है जगह, अगर ये इशू बन गया तो एक समाज का अपने गलत मैसेज जाएगा, इस काम को रोको। उन्होंने काम रोका और फिर काम रोक के मैंने कहा इसे तुड़वाओ करो। तो मैंने फिर उसमें ये दिमाग लगाया कि यार क्यों ना इसमें अपन थाने जाके इसमें कंप्लेंट दें, ताकि एक समुदाय में मैसेज जाए कि भाई ठीक है इसको हिंदू मुसलमान ना बनाया जाए, अगर किसी ने गलती की है तो किसी ने सुधारी भी है। मैंने उसमें कंप्लेंट दी, कंप्लेंट देने के बाद वो टूटा और टूटने के बाद महेश जोशी जी ने उसमें सत्संग के नाम से 10 लाख रुपए की चिट्ठी भी दी। एक सवाल और है, अभी जिस तरह से आप लोगों ने काले झंडे दिखाए थे उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, आरोप ये है कि उन लोगों ने पुलिस से बदतमीजी की थी इसलिए गिरफ्तार किया है और आप लोगों ने इसका समर्थन किया था। देखिए पुलिस से अगर बदतमीजी की थी तो मैंने की थी। नहीं, वहाँ पे किसी ने गाली गुप्तार भी की थी, हमारे पास उसका छोटा सा वीडियो है। वो मेरी बात सुनो, पुलिस को किसी ने गाली गुप्तार नहीं दी। आप बाईफैक्स देखो किसी को पुलिस ने गाली गुप्तार की हो तो। हाँ, वीडियो है वो, हाँ वो देखना आप, वो किसी ने कुछ भड़वा या ऐसी कोई बोली का वो कुछ कहा है। वो कुछ लोग हमारी भीड़ में घुस के, जब हम एक एजिटेशन कर रहे हैं प्रदर्शन, हमारी भीड़ में घुस के अगर कुछ लोग हमारे बीच में घुस के हमारे साथ जिंदाबाद करेंगे जब हम मुर्दाबाद, आप सामने खड़े होकर करो ना दूर, तो वो उस चक्कर में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मगर उसको पुलिस का नाम दिया कि पुलिस को की है, पुलिस को नहीं की बिल्कुल भी, ये गलत है, बिल्कुल नहीं की। अगर पुलिस से कोई आदमी ने बात करी है तो वन मैन मैंने करी है और मैंने बिल्कुल एक दायरे में करी है। मैंने ये कहा है कि हम साइड में खड़े हैं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है काले झंडे दिखाना, क्योंकि 4 साल से हमारे कंटिन्यू संपर्क में काम को लेकर नहीं है। 2 साल तो हमने इनके इंतज़ार में बिता दिए और 2 साल से हम चिल्ला रहे हैं। तो पुलिस का एक रवैया ये था कि तुम तो हटो यहाँ से, बिल्कुल कर रहे थे सबको, नहीं साइड में नहीं हटो। अच्छा। अगर साइड में तो हम थे ही, रोड थोड़ी है, हाईवे थोड़ी है, वो जो रास्ता है उस रास्ते को छोड़ के ही तो हम साइड में थे। रास्ते पे तो पुलिस खड़ी है सामने हमारे, वो तो बिल्कुल हटा रहे थे। इंचार्ज का ये राइट बनता था उस वक्त कि देखो भाई ऐसा है, मेरी ड्यूटी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, कोई पत्थरबाजी या कोई हादसा नहीं हो, आप लोगों का अधिकार है विरोध करने का, आप साइड में होके करो, लेकिन कोई गलत काम मत करना, ठीक है। और मैं उनसे बार बार ये कह रहा था अगर हम गलत करें तो आप बंद कर देना, मुकदमा लगा देना। उस पर भी उनका क्या रिपीट था जवाब कि बंद से ऊपर भी कुछ हो सकता है। हाँ। ये भी आपने सुना होगा, बिल्कुल वीडियो है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं बढ़िया नहीं हूँ। एक अधिकारी, थाना अधिकारी लेवल का आदमी अपने मुंह से सामाजिक शब्द यूज करे कि मैं बढ़िया नहीं हूँ। अरे भाई बढ़िया या राजपूत या कुरैशी या मुसलमान या हिंदू, पुलिस की कोई जात नहीं होती है। पुलिस होती है और पुलिस सबके लिए बराबर होती है, उसकी कोई जात ऊंची नीची नहीं होती। तो क्या ये संवैधानिक भाषा है? उसमें आपने भी कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि जैसे आप मंत्री की बजा रहे हैं। हाँ बिल्कुल कहा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कहा। मैंने इसलिए कहा कि जब हम आपसे, आपका एक सब इंस्पेक्टर आता है हमारे कने, पहले उस वक्त हम 9 जने खड़े थे और वो हमसे कहता है पप्पू जी यहाँ मेरी ड्यूटी है, इंचार्ज साहब तो अंदर हैं और कुछ गलत हो गया तो मेरा मुकाला हो जाएगा। हमने उनसे कहा नहीं साहब हम गलत नहीं होएगा, आप बताओ क्या चाहते हो, क्या आप लोग साइड में खड़े हो जाओ और जो भी आपको काले झंडे दिखाने हैं, मुर्दाबाद करनी है ना, रोड पे मत आना। ठीक है साहब, हम साइड में खड़े थे। फिर इंचार्ज ने आके 15 मिनट हमसे मुठभेड़ करी कि अब मैं खड़ा ही नहीं हूँ, यहाँ से हटो, मैं बंद कर दूंगा। तब हमने ये कहा, हालांकि वो इंचार्ज साहब भी अगर ये भाषा का उपयोग कर लेते कि आप लोग साइड में खड़े होकर करो जो भी करना है, तो इतनी बात नहीं होती, ना इतनी भीड़ होती। तब हमने ये कहा कि आप कानून के आदमी कम नज़र आ रहे हो और महेश जोशी जी के ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आप कानून की तनख्वाह लेते हो या महेश जोशी आपको तनख्वाह देते हैं? तब मैंने कहा, क्या मेरा वो कहना गलत है उस वक्त? नहीं, ठीक था। तब मैंने कहा वो। आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था एक है, हमारी क्षेत्रीय संस्था तो है विकास समिति, संजय नगर भट्टा बस्ती शांति एवं विकास समिति। और हम जयपुर शहर में जो हमारी संस्था है
जिसमें सभी जगह के आदमी जुड़े हुए हैं जयपुर के, वो है समाज सेवा दल समिति। आप अपनी संस्था के बैनर तले कभी इस चीज़ का विरोध करेंगे जिस तरह से अभी कब्रिस्तान का मैटर चल रहा है वहाँ के? संस्था के बैनर तले? संस्था के बैनर पे करते हैं हम तो नहीं, कभी संस्था का बैनर वहाँ दिखा नहीं, जिस तरह से विरोध हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, वो एक पर प्लानिंग जो विरोध होता है, प्लानिंग करके उसमें सारी चीज़ होती है। हमारे पास तो झंडे ही नहीं थे, काले कपड़े के हमने कत्तर फाड़ फाड़ के हाथ में लिए। सवाल किया है आपसे हाँ कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई, क्योंकि कब्रिस्तान को लेके फिर विरोध प्रदर्शन होगा, 100% होगा और बड़ा होगा इससे, तो इस विरोध प्रदर्शन में क्या आपकी संस्था और आप और भी संस्थाओं को लेके, जो आसपास की संस्था है, उनको लेके विरोध करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मैं आपको बता दूं, पहले पहलू खान वगैरह जितने भी हमने कलेक्ट्रेट वगैरह में धरने प्रदर्शन किए हैं, सब बैनर तले किए हैं। लेकिन ये अचानक जो है महेश जी आए थे, हमें खबर नहीं थी, तो मैंने कहा भाई अब ये यहाँ से जब जाएंगे, इनको वो शिलान्यास वगैरह कर लेने दो, जब जाएंगे तो अपन मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और ये काला कपड़ा दिखाएंगे। इतना ही हमारा काम था। अगर हमें पहले पता होता, एक दिन पहले कि महेश जी आएंगे, तो हम वाकई बैनर के नीचे करते। और आगे भी जो भी हम काम करेंगे जनता जनहित में, विरोध प्रदर्शन कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, कहीं भी अगर हम खड़े होंगे तो बैनर के तले ही खड़े हुए थे, पहले भी बैनर के नीचे ही खड़े होंगे। आप पे आरोप लगते हैं कि आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं और ये जितने भी घटनाएं हो रही हैं ये आप एक नेता के हिसाब से ही करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे दिल में क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता भाई। एक हर आदमी एक आकाश लगाता है, एक उम्मीद लगाता है कि सामने वाला कितना सच्चा है कितना झूठ है, ये तो ऊपर वाला जानता है या मेरा दिल जानता है। मगर कोई एक आदमी जयपुर का ये प्रमाणित करे कि पप्पू भाई ने फलाने काम में फलाने आदमी से ये फ़ायदा उठाया था, या फलाने काम में फलाने आदमी से ये रुपया लिया था, या फलाने चुनाव में फलानी पार्टी से ये रुपया लिया था, या फलाने चुनाव में फलाने को समर्थन देने में इतना रुपया लिया था। कोई एक आदमी सबूत दे दे, एक बात, चलो मानो सबूत नहीं होता किसी चीज़ का और मैंने गलत किया है, तो वो आकर के ही कह दे। अगर मुसलमान है तो कह दे मैं कुरान हाथ में लेके कह रहा हूँ पप्पू भाई ने मेरे सामने खाया था भ्रष्टाचार, या हिंदू है तो कहते हैं मैं गीता हाथ में लेके कह रहा हूँ पप्पू भाई ने फलाने काम में इतना रुपया खाया था, तो मैं अपना आपको गलत मान लूँ। यानी कि ये बात पक्की है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे आने वाले टाइम में? हाँ। देखिए मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ना, आपका सवाल दुरुस्त था कि क्या मैं इन चुनाव वगैरह का कोई फ़ायदा, मेरी बात सुनो, मैं यकीनन, आप चाहे मानो या मत मानो, मैं यकीनन जनहित का आदमी हूँ। चुनाव लड़ना भी जनहित के लिए और नहीं लड़ना, जो नहीं लड़ा था महेश जी के वक्त वो भी जनहित के लिए था। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस बात का कि अगर कोई भी पार्टी का अच्छा लीडर होगा, चाहे वो कांग्रेस, हम तो मांग करेंगे कांग्रेस इस सीट को 1,10,15 हज़ार वोटर है, इसको माइनॉरिटी करे और किसी को भी टिकट दे। अगर 1% माइनॉरिटी नहीं करती है, कोई पार्टी पे ऐसा दबाव या ऐसी स्थिति रहती है, तो किसी साफ सुथरे अच्छे आदमी को जो जनता के बीच में रहकर काम करे, जनता का सम्मान करे, और ये जो भूमाफिया और गुंडे और मतलब एक क्रिमिनली एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाला आदमी, ऐसे को इग्नोर करे, भ्रष्टाचारी को इग्नोर करे। अगर अच्छा आदमी को टिकट देते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के आदमी को भी जिताने की कोशिश करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जो क्षेत्र है ये माइनॉरिटी क्षेत्र है, माइनॉरिटी यहाँ ज़्यादा है, तो क्यों ना मांग जो उठाई जाए वो सिर्फ एक माइनॉरिटी की उठाई जाए? मैं भी यही तो बात कर रहा था, मैं भी यही तो कह रहा था आधे घंटे पहले भी कि क्यों ना हम 1,10,15 हज़ार वोटर हैं तो हम कांग्रेस से मांग करें इस चीज़ की कि भाई हमारी सीट माइनॉरिटी करो, उसके बाद टिकट किसी को भी दे। इस चीज़ में हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। आपको टिकट दो, इसको दो, मुझे दो, और बहुत सारे नेता हैं जो बढ़िया लगे, जो जनता के लिए अच्छा हो। जरूरी थोड़ी है कि मैं मेरी क्यों मैं अच्छा हूँ, है नहीं, कोई भी हो उसको लग करके सब जिताएं। और अगर 1% माइनॉरिटी नहीं भी होती है तो पार्टी को चाहिए कि किसी अच्छे नौजवान और अच्छे संघर्षशील आदमी जो जनता के बीच में रहे, जनता का सम्मान करे, जनता का काम करे, जनता की परेशानी को समझे, लॉकडाउन जैसी महामारी में जनता के बीच में रहकर खड़ा होकर काम करे, ऐसे लोगों को टिकट दे पार्टी, ऐसे आदमी को टिकट दे, हम तन मन और धन से उसको जिताएंगे। उप महापौर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अगर हमारा महापौर या उप महापौर बनता है तो हमारे क्षेत्र के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। देखिए आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा
मेरे को तो थोड़ा कड़वा बोलना है, बोल लूँगा क्योंकि माननीय महेश जोशी जी को रबड़ स्टम्प चाहिए था। क्या चाहिए था? रबड़ स्टम्प, कठपुतली। महेश जोशी जी को ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं जो जनहित का हो। महेश जोशी जी को हर टीम में, पूरी टीम में वो आदमी चाहिए जो उसके कहे अनुसार खड़ा हो जा, बैठ जा, वो आदमी चाहिए। अगर वाकई महेश जोशी को जनहित का आदमी चाहिए था तो मैं ये सवाल करता हूँ आपसे कि मैंने महेश जोशी का क्या खा लिया था, क्या ले लिया था चुनाव में, कौन सा हिसाब से काम करा लिया था 3 साल उसके साथ रह के, जिससे मैंने कोई फ़ायदा उठा लिया हो। एक काम आप उनसे सवाल करना, एक काम मैंने ऐसा करा लिया हो कि मैंने कोई कृपा कमा लिया हो। मैं जनहित की बात करता था, इसलिए तो मुझे साइड में रखा गया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर कोई जनहित का बंदे को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो वो एक रबड़ स्टम्प है, हमारे लिए महापौर मिला ही नहीं, रबड़ स्टम्प, कठपुतली। आप देखिए ना, आपके खुद के 3 वार्ड प्रभावित हैं। आप देखिए जमीला बेगम का वार्ड और ये असलम भाई का, एक वो शायद वसीम भाई का है, सलमान मंसूरी का, सॉरी, 3 वार्ड हैं और 3 वार्डों में से नाक तलाई का नाला जा रहा है। जो उप महापौर अपने क्षेत्र को विकसित नहीं कर सकता, स्वास्थ्य नहीं रख सकता, साफ सुथरा नहीं रख सकता, पूरे जयपुर की क्या कमान संभालेंगे? मैं व्यक्तिगत उनकी बुराई नहीं कर रहा, व्यक्तिगत नाइस बंदे हैं, बढ़िया बंदे हैं, अच्छे आदमी हैं, ईमानदार है, लेकिन मेरी नज़रों में कोई भी वो आदमी सही नहीं है जो जनता को ताक में रखकर, समाज को ताक में रखकर सिर्फ अपने नेता की जय जयकार करे। मैं जय जयकार हमने भी की है, जय जयकार के काम में जय जयकार भी करो और गलत काम में बहिष्कार भी करो, इसी को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे पप्पू कुरैशी, जो कि एक समाज सेवक हैं। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज।